व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस आज हम लोग बनाने वाले हैं काफ़ी मस्त सा एडवाइस जनरेटर, जो कि तुम लोग देख पा रहे हो ऊपर साइड, इधर साइड या इधर साइड, इधर साइड या किधर, मतलब किधर भी देख पा रहे हो तुम लोग। एडवाइस जनरेटर काफ़ी ज़्यादा मस्त है। ये देखो, ये तुम लोग को स्क्रीन पे ये आ गया होगा एडवाइस जनरेटर। मैं बताता हूँ किस तरह से काम करता है। पहले मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि ये क्या काम करता है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि हम लोग इसको बनाएंगे किस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें लिख के आ रहा है, योर एडवाइस विल बी विल कम आफ्टर यू क्लिक ऑन द बटन। तो हम लोग बटन में जब क्लिक करेंगे तो हमारे लिए एक एडवाइस आएगी, जस्ट डोंट। भाई मैं खाना वेस्ट नहीं करता हूँ, बता दिया है। एपीआई मतलब कुछ भी गलत बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल खाना वेस्ट नहीं करता हूँ। जहाँ मतलब वो अलग बात है, अगर टिंडे की सब्जी बनी हो तो। पर छोड़ो, उसको इग्नोर करते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था मैं, हाँ मैं ये कह रहा था कि मैं तुम लोग को बताता हूँ कि हम लोग आज एडवाइस जनरेटर बनाएंगे। बनाएंगे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग को दिखाता हूँ मैं। इसको इधर करो। एपीआई जनरेट मतलब एपीआई बताता हूँ कि हम लोग कौन सी एपीआई यूज़ करेंगे। तो हम लोग एडवाइस एपीआई, हाँ ये देखो, ये रही। अभी पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करा था ना, इसी का रिकॉर्डिंग खराब हो गई, क्या करें। तो चलो, ये देखो, ये एडवाइस जो एडवाइस एपीआई हम लोग ये यूज़ करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मस्त सी एडवाइस एपीआई है। तुम लोग और भी, अगर तुम्हारे पास कोई और एपीआई हो तो तुम लोग वो भी यूज़ कर सकते हो, पर ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है। तुम लोग इसको यूज़ करेंगे और हम लोग रिएक्ट ऐप यूज़ करेंगे। तो उसको भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ किस तरह से क्रिएट रिएक्ट ऐप हम लोग बना सकते हैं। तो रिएक्ट ऐप पे चलते हैं और खुद ही पता चल जाएगा। देखो गाइस, अगर तुम लोग को कहीं पे भी कोई भी डाउट हुआ करे तो सबसे पहले तुम लोग इसकी डॉक्स फाइल खोला करो, ठीक है। सबसे ज़्यादा आसानी से और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और सबसे ज़्यादा करेक्ट तुम लोग को डाटा यहीं पे मिलेगा। तो जैसे मैंने क्या किया, मैंने रिएक्ट ऐप क्लिक करा, मतलब सर्च किया, क्योंकि मेरे को नहीं पता। मान लो मेरे को नहीं पता कि मैं किस तरह से रिएक्ट ऐप बनाऊंगा, तो मैं करूँगा इस पर क्लिक। पहले ही डॉक्यूमेंटेशन मेरे को मिल गई है। यहाँ पे लिखा है क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब बताओ किस तरह से करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे नीचे तो हम लोग को पता चल जाएगा। हम लोग देखो, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप की जगह अपने कोड का, मतलब जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसका नाम लिख देना, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं एक बार तुम लोग को करके दिखाता हूँ, ठीक है, तभी तुम लोग मानोगे, वरना कहोगे क्या ही कर दिया भाई, क्या ही कर दिया। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और एक चीज ध्यान रखना कि तुम लोग को क्रिएट रिएक्ट ऐप के बीच में डैशेस लगाने हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। और क्रिएट रिएक्ट ऐप लिख देना। उसके बाद तुम लोग को लिखना है यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम है एडवाइस सर, एडवाइसर लिख देते हैं। तो ये नाम है, तो ये लिख देंगे और बस तुम लोग को अब इंटर पे हिट करना है। तुम्हारा क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से रिएक्ट ऐप पूरा क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि तुम्हारे प्रोसेसर है, तुम्हारे पीसी के ऊपर है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा पीसी कितना दमदार है, उसी हिसाब से है। मेरे में तो आधा घंटा लगता है, तुम्हारे में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मेरे में 5 मिनट लगते हैं अप्रॉक्स। अभी 5 मिनट लग रहे हैं, पहले कम लगते थे, पीसी थोड़ा स्लो हो गया ना। तो मतलब उस हिसाब से तुम लोग यहाँ पे अपना कर सकते हो, ठीक है। और क्रिएट रिएक्ट ऐप बन जाएगा तुम्हारा। और मैंने क्या यूज़ की, मैंने यहाँ पे टेलविंड यूज़ की। तो टेलविंड पे चलता हूँ मैं, TAIL, टेलविंड CSS। इसके लिए भी तुमको, अगर इसको बिल्ड करना है तो तुमको कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंटेशन मैंने जैसे पे हर बार बताया। तुम लोग क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे और ओपन हो जाए भाई। हाँ, डॉक्स पे जाओगे यहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ का इलाज डॉक्यूमेंट। क्या ही बताया मैंने। तो भाई जल्दी लोड हो जा। देखो ये लोड हो गया। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे फ्रेमवर्क गाइड में, क्योंकि हम लोग को वहीं पे मिलेगा सब कुछ। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप। और यहाँ पे तुम लोग को प्रॉपर डाटा इसका मिल जाएगा कि तुम लोग को पहले रिएक्ट ऐप बनाना है। उसके बाद फिर तुम लोग को यहाँ पे पूरा उसको इंस्टॉल करना है, टेलविंड CSS। फिर यहाँ पे उसके इनिट करना है। उसके बाद फिर तुम लोग को ये कंटेंट पे जाना है। मैं बताता हूँ ये कहाँ मिलेगा तुम लोग को। तो टेलविंड डॉट कन्फिगर डॉट जेएस, इसके अंदर आएंगे हम लोग। और देखो यहाँ पे मिल गया। हाँ, मैंने यहाँ पे पहले से ये सेटअप करके रखा है। तुम लोग को ये चीज़ कॉपी करके पेस्ट करना है। तो तुम लोग पूरा ये यहाँ से कॉपी करके इसको पूरा पेस्ट कर दिया करना, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान रहता है। उसके बाद फिर तुम लोग को इंडेक्स डॉट CSS में ये वाली फाइल करनी, तो वो भी कर लेना। प्रॉपर यहाँ पे लिखा है कि तुम लोग को ये सब फाइल्स इंडेक्स डॉट CSS में करनी है। तो इंडेक्स डॉट CSS यहाँ है, कहाँ है इंडेक्स डॉट CSS, ये रहा देखो इंडेक्स डॉट CSS। यहाँ मैंने पहले से ही करके रखी, तो तुम लोग कर लेना उसको भी, ठीक है। तो रिएक्ट ऐप भी तुम्हारा हो गया, बन गया। और तुम्हारा उसके बाद फिर टेलविंड भी कनेक्ट हो गया, एपीआई भी मैंने बता दिया। और तो कुछ बाकी है नहीं ना। हाँ, और एक और चीज़, यहाँ पे तुम लोग 2-3 एक्सटेंशन हैं, वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ देखो, टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, ये वाली जरूर कर लेना, ताकि तुम लोग को आराम से और सारे जितने भी तुम लोग को याद ना करना पड़े, सारी क्लासेस तुम लोग को पता चल जाए टेलविंड की, ठीक है। ये हो जाएगा। और एक ES7 करके है, वो रिएक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, तो मैं बताता हूँ। जल्दी लोड हो जाए भाई। हाँ देखो, ये ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ये भी कर सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा
इफ़िशियंट और काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम इफिशिएंट काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन है, तो तुम लोग इसका यूज़ कर सकते हो। तो देखो सारा अब हम लोगों ने डिपेंडेंसीज अपनी पूरी कंप्लीट कर दी। अब हम लोग आते हैं अपने कोड पे। तो कोड में क्या हो रहा है एक तरह से मैं बताता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले एक पूरा सी एस एस बनाया। तो चलो पहले सी एस एस पे फोकस करते हैं। और सबसे पहले देखो तुम लोग को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा जंजाल रिएक्ट ऐप में। तुम लोग को डायरेक्ट ट्रिगर करना है अपने ऐप डॉट जे एस एस में, ऐप डॉट जे एस में, जे एस एस नहीं, ऐप डॉट जे एस। ठीक है, और ये फंक्शन के अंदर जो रिएक्ट ऐप है, मतलब रिटर्न है, रिटर्न नहीं तुम लोग को दिख रहा होगा ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा माल मसाला मिला होगा तुम लोग को। तुम लोग कहोगे अरे भाई क्या मिल गया, तुमने क्या बनाया, इसमें क्या था। कुछ नहीं करना है, सब डिलीट कर देना है। प्रॉपर रिएक्ट के अंदर का, मतलब रिएक्ट का रिटर्न के अंदर का, ठीक है, रिटर्न के अंदर का तुमको डिलीट करना है सब कुछ। और सिर्फ एक अगर तुम कंपोनेंट लगाते हो तो तुमको प्रॉपर सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट लगा देना। अगर तुमने जैसे मान लो 2-3 कंपोनेंट हम लोग को लगाने हैं, जैसे मैंने 2-3 कंपोनेंट लगाने, एरर आ गई, देखा, तो तुम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, तुम लोग को मैं बताता हूँ क्या करना है। तुम्हारा भाई जब है तो क्या दिक्कत है, इसको हम लोग करेंगे, ये एंटर दबाएंगे, और ये जो हम लोग को नीचे वाला पार्ट मिला इसको हम लोग इधर जाके लगा देंगे। एरर चली गई ना, तो ये चीज़ होता है, ये मतलब एक इसको कहते हैं, कुछ कहते हैं, मेरे को पता नहीं क्या कहते हैं। या तो तुम लोग यहाँ पे डिव भी लगा सकते थे, पर मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है। तो इसकी मदद से हम लोग 3 से 4 कंपोनेंट एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, पर मेरे को सिर्फ एक ही चाहिए, तो मैं एक ही यूज़ करूँगा बस। और लगा रहने देता हूँ उसको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब एक तरह से तुमको यहाँ पे अपना कंपोनेंट ये लगा देना है बस। और कंपोनेंट को लगाने से पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट एडवाइसर फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश एडवाइसर। मैंने यहाँ पे स्लैश क्यों लगा, ये कंपोनेंट क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कंपोनेंट फोल्डर बनाया है। जिन्होंने हल्का फुल्का रिएक्ट पढ़ा होगा उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने हल्का फुल्का भी नहीं पढ़ा होगा तो पहले पढ़ लो जाके एक बार, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, मतलब देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, टाइम कम लगेगा, पता ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा तुमको। तो ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे अपना ऐप डॉट जे एस कर दिया, जे एस एस नहीं होता है, जे एस होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, खुद से कह रहा हूँ मैं ये। तो अब देखो, अब मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बना दिया एडवाइसर। अब आते हैं हम लोग अपने पार्ट पे, एडवाइसर डॉट जे एस। अब हमने कंपोनेंट तो बना दिया, ये बन गया कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर हम लोगों को एक जे एस फाइल बनानी पड़ेगी, एडवाइस डॉट जे एस, जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ पे, ये। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ, ES7 जो मैंने इसने तुम लोग को एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई है उसका यूज़। मान लो मैंने यहाँ पे एक बनाया, मेरे को नया कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। तो मैं जैसे टेस्ट डॉट जे एस है, ये जे एस है, हाँ। तो ये मान लो कंपोनेंट है। अब तुम लोग कहोगे कि भाई अब तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। RFC लिखोगे, एंटर दबाओगे, तुम्हारा इसको क्या कहते हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बन के रेडी हो गया। अगर तुम लोग क्लास बेस का थोड़ा अलग होता है, वो भी तुम लोग करोगे तो क्लास बेस का बन जाएगा। ये कंपोनेंट क्या होते हैं, हम लोग जैसे देखो CSS है हमारी, मतलब CSS कह रहा हूँ, अपना रिएक्ट है, वो पूरा जो एक डॉम है, रुको जैसे मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, इसके अंदर है, हाँ देखो जैसे ये मान लो, ठीक है। तो ये जो पार्ट है रिएक्ट ऐप, और ये नेविगेशन बार है, ये पूरा एक कंपोनेंट है। ये जो बीच का पार्ट है ये एक अलग कंपोनेंट है। और ये जो फुटर, मतलब ये वाला जो बॉक्सेस है ये एक अलग कंपोनेंट है। मैंने 3 बॉक्सेस बनाए, मतलब मैंने नहीं बनाए, जो डेवलपर उसने बनाए, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे ये अलग एक, मतलब हर पूरी हम पूरी वेबसाइट को अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। और हम लोग वो कंपोनेंट को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, कहाँ पे, ये जो हमारा कंपोनेंट ब्लॉक है इसके अंदर। अब हम लोग और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो हम लोग उसमें जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे वो हम लोग कंपोनेंट ब्लॉक के अंदर ही बनाएंगे। तो ये तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया। और कंपोनेंट यूज़ कैसे करेंगे, हम लोग कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक। ये भी पता चल गया तुम लोग को, काफ़ी ज़्यादा आसान था, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो हमारा कंपोनेंट बन के रेडी हो गया, इधर नहीं, ये वाले हाथ से करता हूँ। कंपोनेंट बन के रेडी हो गया, और हमारा रिएक्ट ऐप बन के रेडी हो गया। हम लोगों ने टेलविंड भी लगा दी, हम लोगों ने एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर ली, हम लोगों ने API भी ढूंढ ली, सब कुछ हो गया। अब क्या बाकी है, मेन काम, क्या, कोड लिखना। तो चलो लिखते हैं कोड। अब मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले मैंने RFC जैसे यहाँ पे बनाया था, तो सबसे पहले हम लोग को एक रिटर्न मिला ना, रिटर्न, तो हम लोग रिटर्न पे काम करेंगे। मतलब हम लोग पहले CSS और HTML पे काम करेंगे। HTML हम लोग को मिलता नहीं है, तो सबसे पहले HTML का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि HTML तो बच्चे यूज़ करते हैं ना, मजाक कर रहा हूँ। हम लोग एडवाइस पे आते हैं यहाँ पे। अब देखो HTML और CSS और टेलविंड सबका मिक्सचर यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। CSS क्या होती है, CSS टेलविंड के अंदर आ जाएगी, तो हम लोग को CSS की टेंशन नहीं है, टेलविंड की टेंशन लेनी है हम लोग को। तो मैं बताता हूँ, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक पहले div डॉट कंटेनर बनाया, मतलब कंटेनर नहीं बनाया, मैंने एक div बनाया, प्रॉपर एक div।
जो कि हमारा ये जो प्रॉपर डिव तुम लोग को दिख रहा है, ये वाला पार्ट मैं बताता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा मैंने ख़राब कर दिया। हाँ अब ठीक है, वो डिव कॉपी हो गया था ना। तो मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग ये पूरा जो डिव दिख रहा है तुम लोग को, ये जो पूरा डिव है, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है, ये जो बाहर साइड आउटर साइड तुम लोग को दिख रहा है, ये है ये वाला डिव। कौन वाला डिव? ये वाला डिव। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें एच स्क्रीन दे दिया। एच स्क्रीन अगर मैं ना दूँ तो क्या होगा? एच स्क्रीन जो होती है वो, देखो मान लो तुमको चाहिए कि तुम्हारा जो ये वाला ब्लॉक है जो तुम लोग को सामने दिख रहा है पूरा स्क्रीन कवर करे, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग लिख सकते हो हाइट इज इक्वल टू 100 VH, ये लिख सकते हो। लेकिन टेलविन में बहुत ज़्यादा आसान है, तुम लोग यहाँ पे एच स्क्रीन लिख दो, बस काम बन जाएगा तुम्हारा। तुमको कोई क्लास नहीं बनाना, तुम लोग को कोई प्रोजेक्ट, मतलब कोई प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा, कोई तुम लोग को फाइल नहीं बनानी है CSS की अलग से, प्रॉपर बस तुमको यहाँ पे एच स्क्रीन लिख देना है। अगर मैं इसको हटा दूँ, मान लो हटा दिया, किसी बदमाश इंसान ने आके हटा दिया, तो क्या होगा? अगर किसी बदमाश इंसान ने हटा दिया तो ये होगा, तुम लोग को दिख रहा है, एच स्क्रीन की मदद से पूरी स्क्रीन पे कवर हो जाएगा। तो अब इसको वापस पूरी स्क्रीन पे कर देते हैं कवर, Ctrl Z दबाते हैं। कुछ गलत हो गया क्या? नहीं हुआ कुछ गलत, इसको कर दिया हमने सेव। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत हो गई, एच स्क्रीन, हाँ वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, वो लोड होने में दिक्कत हो गई थी। तो चलते हैं। तो मतलब एच स्क्रीन की मदद से पूरा स्क्रीन पे आ गया। अब मैं जल्दी जल्दी तुम लोग को CSS बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे CSS बताने नहीं आया हूँ, पूरा कोड बताने आया हूँ। तो देखो, डब्लू फुल मतलब विड्थ पूरी स्क्रीन पे मतलब कवर हो जाएगा, पूरी स्क्रीन यहाँ तक आ रही है ना, यहाँ तक पूरी स्क्रीन कवर हो जाएगा। और फिर डब्लू फुल हो गया बैकग्राउंड स्लेट, मतलब जो कलर यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है बैकग्राउंड स्लेटी कलर का है ये, पता नहीं क्यों स्लेट कलर का। 800 इसके वैल्यू है। अगर देखो तुम लोग इस पर होवर करोगे तो तुम लोग को इसकी एक्चुअल CSS भी पता चल जाएगी। तो अगर तुम लोग चाहते हो देखना, बहुत बड़ा मतलब कोडिंग का दिमाग है तुम्हारा, तो तुम देख सकते हो, वैसे मैं तो नहीं देखता हूँ। हाँ, तो फिर डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि फ्लेक्स बॉक्स बन जाए, और उसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि सब कुछ सेंटर पे आ जाए। आइटम है सेंटर, ताकि सारा आइटम जो है वो भी सेंटर पे आ जाए। तो ये सब तो बच्चों वाली चीज़ है, सबको पता होता है ये। अगर तुमको नहीं पता है तो पता चल गया, क्या दिक्कत है। हाँ, तो ये हो गया हमारा एक कंटेनर। कौन सा कंटेनर? जो हमारा पूरा ये बैकग्राउंड को कवर कर रहा है, ये जो पूरा बैकग्राउंड है इसको, मतलब मेरे बैकग्राउंड नहीं, अपने जो एडवाइस कंटेनर है उसके बैकग्राउंड को। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक और कंटेनर बनाया है, जैसा तुम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। ये वाला जो कंटेनर दिख रहा है, कौन सा कंटेनर, मैं अपने माउस से तुम लोग को दिखा रहा हूँ, ये वाला कंटेनर। ये मैंने बनाया है यहाँ पे ग्रिड ग्रिड रो, मतलब ये वाला जो है इसका, तुम लोग टेलर ने ये दिखा था कि मैं नाम नहीं लिख सकता, उसका नाम लिख देता तुम लोग को बताने में आसानी रहती। ये जो सेकंड नंबर वाला डिक बनाया मैंने, ये बनाया है अपना बॉक्स के लिए। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ दी, मैंने यहाँ पे 4 ग्रिड दे दी पहली बात तो उसको, ताकि मैं अपने जितना भी डाटा है उसको नॉर्मली यूज़ कर सकूँ। अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तुम लोग को, तो तुम लोग को दिख पाएगा कि मैंने यहाँ पे 4 रोज बनाई है। एक सेकेंड रुको, बस दिखा रहा हूँ। इसको ऐसे किया, इसको ऐसे, और रिस्पॉन्सिव मैं इसकी हटा देता हूँ, मतलब इसको प्रॉपर मैं फुल साइज का कर देता हूँ ना, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखो, जैसे मैं इस पर होवर करूँ, ये देखो पहली ग्रिड ये, दूसरी ग्रिड ये, तीसरी ग्रिड ये, मतलब ऐसे नहीं दिख रही होगी, थोड़ा मैंने HTML का लोचा किया है, CSS का लोचा किया है। पर तुम लोग देखोगे गौर से तो तुम लोग को यहाँ पे 3 4 4 तुम लोग को ग्रिड रोज दिख रहे होंगे, 4 रोज। एक ये वाली रोज, एक ये वाली रो, एक ये रो और एक ये रो। ठीक है, तो 4 रो तुमको दिख रही होंगी। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि किस तरह से उसका क्या क्या यूज है। ठीक है, तो इसको हम लोग वापस आते हैं और इसको करते हैं बंद। इंस्पेक्ट हमने किया बंद, कोड पे चलते हैं। तो मैंने ग्रेड इसको 4 दे दी, टेक्स्ट मैंने वाइट दे दिया ताकि मतलब वाइट रहे टेक्स्ट, वैसे ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। विड्थ हम लोगों ने इसको कुछ दे दी। अगर से तुम होवर करोगे तो तुमको पता चलेगा 91% की हम लोगों ने 91.66 इतने तुम्हें परसेंटेज आए थे, इतने परसेंटेज आए थे, तो पता है तुमको, मजाक कर रहा हूँ, नहीं आए थे इतने आते, आई एम प्रो ना, दैट्स व्हाई। तो मतलब विड्थ हम लोगों ने दे दी इसको 91.666 पिक्सल, और परसेंटेज सॉरी। और मैंने SM, अब तुम लोग कहोगे SM क्या होता है? SM देखो होता है, SM जैसे तुमने कोई विड्थ है, मीडिया क्वेरीज तुम लोग को पता होगा, मीडिया क्वेरीज क्या होता है, जैसे इंस्पेक्ट करना होता है, मतलब इंस्पेक्ट नहीं, रिस्पॉन्सिव बनाना होता है फाइल को। मैं तुम लोग को बताता हूँ, एक सेकंड को, इंस्पेक्ट वापस करने तो क्यों मैंने बंद किया था इंस्पेक्ट, ओपन हो जाए भाई। हाँ, तो देखो मैं बताता हूँ तुम लोग को, ये देखो जैसे हमारी ये जो फाइल है, मतलब जो हमारा डेस्कटॉप पे स्क्रीन दिख रही है तुम लोग को, अभी ये पूरी फुल स्क्रीन पे है। तो ये है, अगर हम लोग इसको नीचे कर दें ऐसे, तो यहाँ पे अचानक देखना, एक अचानक सा चेंज आएगा हल्का सा, बिल्कुल ठीक है, देखना ये आने वाला है। हाँ ये देखो आया ना चेंज, ये देखो
अचानक से हो गया ना चेंज, तो ये इस वजह से आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे एसएम और एलजी इन सब का यूज़ किया। ये मीडिया क्वेरीज होती है, मतलब एक पर्टिकुलर पिक्सल पे अगर पिक्सल से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये वाली सीरीज लग जाएगी, ऐसा सीन है। देखो जैसे हम लोग आए यहाँ पे, तो देखो मीडिया क्वेरीज लिखा, मीडिया मिन विड्थ मतलब मिनिमम विड्थ है अगर 640 पिक्सल है, तब हम लोग W8 कर देंगे, W8/12 कर देंगे। तो मतलब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग कौन कौन से इसमें CSS लगाना चाहो। अपनी तुम्हारी वेबसाइट है तो तुमको खुद से उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि तुमको उसमें क्या क्या CSS लगानी है, तो वो तुम्हारे ऊपर है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे एस एम मतलब एक तरह से 640 पिक्सल के नीचे जब जाएगा तब हम लोग ये वाली CSS ट्रिगर होगी। अगर ये 124 पिक्सल तक जाएगा तो फिर ये वाली ट्रिगर होगी, और एक्सेल पे जाएगा मतलब 1280, हाँ 1280 पिक्सल पे जाएगा तो फिर ये वाली CSS। और 2 एक्सेल पे भी मैंने लगाई थी ना कहीं पे, नहीं लगाई। पर चलो तुम लोग लगा सकते हो अगर तुम्हारी स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो। मैं तुमको बता देता हूँ कि मैंने कहाँ से देखा ये, मैंने देखा टेलविंड पे जाके। तुम लोग जो टेलविंड पे जाओ, यहाँ पे तुम लोग सर्च करो मीडिया क्वेरीज, MEDIA मीडिया, हाँ ये आ गया। इस पे किया तुमने क्लिक, और आ जाना भाई, बेइज्जती मत करना प्लीज़। नहीं आया, हाँ आया तो नहीं, ये नहीं आया, रुको ज़रा एक सेकंड। हम लोग क्या करेंगे, SM, ओ सॉरी, एक सेकंड रुकना। हाँ, अरे यार क्या हो रहा है ये, SM देखो जैसे मैंने SM लिखा तो SM से हमको पता चल जाएगा। और रिस्पॉन्सिव लिखते हैं, देखो देखो जैसे मान लो मैंने लिखा रिस्पॉन्सिव, RESPON, स्पेलिंग नहीं आती मेरे को। देखो गाइस जैसे मैंने लिखा यहाँ पे RESPONSIVE, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। तो इस पर हम लोग करें क्लिक, ये हो जाएगा ओपन आपके सामने। अब देखो वही जो मैंने आपको भी दिखाया था कुछ देर पहले बताया था, वही यहाँ पे SM मतलब 640 पिक्सल मिनिमम विड्थ है, मिनिमम विड्थ तक SM रहेगा, उसके बाद फिर MD हो जाएगा, फिर उसके बाद LG हो जाएगा, फिर एक्सेल, उसके बाद फिर 2 एक्सेल। तो मतलब वो सब तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कौन सा यूज़ करना है, LG यूज़ करना है, एक्सेल यूज़ करना है। वो जब तुम लोग देखो जब तुम उसको ऐसे इस तरह से मैनिपुलेट करोगे तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि किस पिक्सल पे आके तुम्हारी CSS हग रही है। तो वहाँ पे तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। और मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ जो कि सभी लोग बताएंगे तुमको, तब भी मैं बता देता हूँ। देखो जब तुमको रिस्पॉन्सिव करना हो अपनी वेबसाइट को, सबसे कम कर दो उसको। जैसे इस समय कम है, लेकिन मैं इतना भी कम का आज तक कोई कंप्यूटर हुआ नहीं है ना, कोई भी मोबाइल स्क्रीन हुई नहीं है, तो मान लो इतना कर दिया। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि थोड़ी बहुत CSS में दिक्कत हो रही है, तो मैं चाहूँ तो SM मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो पे SM पे जाके अपने एडवाइस को थोड़ा मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मतलब एडवाइस वाला जो है हाइट, उसको मैं थोड़ा और कम कर सकता हूँ। तो मतलब वो उस तरह से कर सकते हो, और जैसे जैसे बढ़ाते जाओ और जहाँ पे लगे कि दिक्कत हो रही है, जैसे मैं बताता हूँ, मान लो मेरे को 640 पिक्सल पे लगी थी दिक्कत, तो मैंने वहाँ पे SM यूज़ कर लिया था। दिखाता हूँ, जैसे ये एक पिक्सल होती मतलब एक पर्टिकुलर पिक्सल है, उससे मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ। ये देखो जैसे मैं अभी करूँ, ये देखो ये जो चीज़ होती है ना, इसको ही कहते हैं डायमेंशन को, मतलब डायमेंशन मैनिपुलेट करना। तो हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे SMLG की मदद से। इनके पास कुछ कुछ पिक्सल है अप्रॉक्स, ठीक है। तो वो पिक्सल को मतलब वो खुद डिटेक्ट कर रहे हैं, और उस डिटेक्शन पे वो जो CSS हम लोग दे रहे हैं उनको, जैसे मैंने यहाँ पे देखो दिए CSS 2 एक्सेल पे टेक्स्ट एक्सेल हो जाए। पहले क्या था, पहले मतलब कुछ ज़्यादा ही होगा साइज में, तो 2 एक्सेल जैसे ही मतलब डायमेंशन हो जाए, जो टेक्स्ट का साइज है वो एक्सेल पे पहुंच जाए। तो मतलब ये CSS होती है, इस तरह से हम लोग डायमेंशन दे सकते हैं। तुम लोग को और पढ़ना है तो तुम ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये देखो पूरा यहाँ तक है, ये सब तुम लोग पढ़ सकते हो। एक्सेल 2 एक्सेल 3 एक्सेल भी होता है, ये सब तुम लोग देख सकते हो। ये है, तुमने यहाँ पे क्या किया, हमने X लिख दिया, कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो ये देखो लोडिंग हो रही है। यहाँ तुमको ये खुद से आ गया 2 एक्सेल, मैक्स 2 एक्सेल। यहाँ पे तुम लोग अपने हिसाब से लगा सकते हो, राउंडेड ही, मतलब ये तो फिर और भी बहुत सारी हो गई ना, तो तुम लोग ये खुद लगा सकते हो। ये ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाने से हम लोग को और भी बहुत सारी CSS मतलब मिल जाएंगी सारी की सारी। देखो मैंने इसको रिस्पॉन्सिव भी बना दिया था, ठीक है। तो अब आते हैं एडवाइस में। एडवाइस में मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर कर दिया ताकि जो हम लोग की पूरी हेडिंग है वो सेंटर पे आ जाए। फिर मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दी थी, पैडिंग वाई मतलब ऊपर नीचे से 9 पिक्सल की हम लोग को पैडिंग, मतलब 9 पिक्सल नहीं, 9 मतलब 36 पिक्सल, 36 पिक्सल की हम लोग को पैडिंग मिल जाए। टेक्स्ट ग्रीन हो जाए 300, मतलब वेट मतलब इसका मतलब एक तरह से काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हो जाए। तो ये हम लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं हम लोग कौन कौन सी CSS देनी। टेक्स्ट XS दे दिया, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल,
और ट्रैकिंग, ट्रैकिंग क्या होता है? ट्रैकिंग होता है जो हम लोग का पूरा सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे एडवाइस दिया है तो मैंने खुद से स्पेसेस दिए हैं, तो तुम लोग चाहो तो यहाँ पे खुद से स्पेस देने के बजाय सी एस एस दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे सी एस एस कहाँ गया वो, हाँ 0.25 आर ई एम दे दिया है, तो 0.25 ई एम वो मिला है। स्पेसेस मतलब जो लेटर्स हैं उन दोनों के बीच में कितनी स्पेस है वो हम लोग इसकी मदद से देंगे, किसकी? ट्रैकिंग की मदद से। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक जो हमारी एडवाइस है उसको एक डिव के अंदर स्टोर कर दिया है, तो जो पूरी एडवाइस है वो हमको डिव में मिलेगी। मैंने डिव में 3 सीएसएस दी, सबको पता है सेंटर करने के लिए, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सब मैंने दे दिया। और हम लोग जो हमारी क्या कहते हैं इसको, थॉट है या जो हमारा पूरा एडवाइस है, एडवाइस हम लोग किससे देंगे? हम लोग एडवाइस देंगे पी में स्टोर करके। पी क्या होता है? पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग में। और उसमें मैंने थोड़ी सी एस दी है, टेक्स्ट एस एम दी है। टेक्स्ट एस एम मतलब क्या होता है? स्मॉल रहेगा टेक्स्ट इनिशियली, इनिशियली मतलब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, मतलब जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू पे स्मॉल रहेगा, और उसके बाद फिर वो बढ़ता रहेगा। जैसे एस एम के नीचे जब आ जाएगा, मतलब एस एम के ऊपर जब आ जाएगा, सॉरी मैं गलत बोला था, एस एम के ऊपर जब आ जाएगा, एस एम मतलब 640 पिक्सल, 640 था ना, तो जैसे मैं इसको रिस्पॉन्सिव वापस कर दूँ तो देखना टेक्स्ट का साइज भी बढ़ेगा। जैसे 640 या 6 कितना था, 640 था ना, हाँ 640 के ऊपर के देखो साइज अभी छोटा है, एक्स एस एम है मतलब छोटा, जैसे इन्होंने बड़ा किया देखो बड़ा हो गया साइज ना इसका। वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे एस एम पे टेक्स्ट एल जी कर दिया, मतलब इनिशियली एस एम रहेगा। एस एम मतलब जब हम लोग फ़ोन में देखेंगे हमारी वेबसाइट तब हम लोग को यहाँ पे एस एम दिखेगा, और उसके बाद फिर टेक्स्ट एस एम, टेक्स्ट एल जी कर देंगे, तो फिर मतलब वो जैसे ही 640 पिक्सल के ऊपर जाएगा तो हम लोग को एल जी हो जाएगा टेक्स्ट का साइज़। वही हम लोग एल जी पे हम लोगों ने विड्थ भी 10/12 कर दी है, और 10/12 मतलब कितना, 83.333% ये कर दिया है। एक्सेल, एक्सेल पे टेक्स्ट भी एक्सेल हो जाएगा, 2 एक्सेल पे टेक्स्ट एक्सेल ही रहेगा, तो उसका रखने का कोई मतलब नहीं था, पर मैंने रख दिया क्योंकि लाइन एक बन रही थी ना, एस एम एल जी एक्सेल 2 एक्सेल, तो इस वजह से मैंने लिख दिया। तुम लोग लिखना चाहो ना लिखना चाहो तुम्हारे ऊपर है, एक सी एस एस से क्या ये डिफरेंस होगा। मैंने पैडिंग यहाँ पे दे दी, पैडिंग इनिशियली मतलब फ़ोन में देखेंगे तो 3 पिक्सल की पैडिंग है, और विड्थ मैंने 8/12 कर दी, 8/12 मतलब 66 पिक्सल, 66% सॉरी। और मैंने थॉट क्या है ये भी तुम लोग को बताऊंगा, मैं थोड़ा टाइम लगेगा इसको बताने में, पर बताता हूँ। वही मैंने यहाँ पे फिर देखो इमेज में सी एस एस दी। इमेज क्या है? इमेज हमारा है ये वाला जो पार्ट, ये जो तुम लोग देख रहे हो ये पूरी एक लाइन टाइप की है, ये एक मैंने इमेज दी है क्योंकि मैं वैसे चाहता तो बना लेता मैं, क्यों क्या करते हम लोग देखो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देते, मतलब एक डिव बनाते जिसमें हम लोग फ्लेक्स दे देते, ताकि जो हमारी पूरी चीज़ है वो एक लाइन में आ जाती, मतलब इस स्ट्रेट लाइन में आती, क्योंकि इनिशियली तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती ना, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाती। तो ये कर देते हम लोग फ्लेक्स लगा के, और उसके अंदर हम लोग एक बी आर दे देते। बी आर ब्रेक लाइन होता है, एच आर मतलब बी आर होता है सॉरी, कुछ तो होता है, मतलब एक तरह से लाइन जैसे मिल जाती है हम लोग को, तो हम लोग वो देते। एच बी आर होती है मेरे ख्याल से, बी आर से ब्रेक लाइन होता है, बी होता है शायद वो, तो हम लोग वो दे देते साइड बाय साइड, और बीच में हम लोग 2 कंटेनर लगा देते, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे 2 कंटेनर दिख रहे हैं ना, मतलब हम लोग 2 छोटे छोटे ब्लॉक बना देते डिव की मदद से, तो वो जो था उसमें हम लोग कलर दे देते, तो अपने आप इसी टाइप का कलर बन जाता है। तो हम लोग कर सकते थे कंडीशन, मतलब हम लोग बना कुछ भी सकते हैं, हम लोग के पास कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बस दिक्कत ये हो जाती है कि टाइम कितना ज़्यादा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे इमेज ही लगा दी, चाहते तो बना लेते, तो ये हो गया। और उसके नीचे हम लोगों ने बटन बनाई है, तो बटन के लिए मैंने सी एस एस कह दी है। बटन को मैंने पहले देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक डिव बनाया, डिव के अंदर बटन टैग, बटन टैग के अंदर हमने इमेज टैग लगाया। इमेज क्या है? इमेज है ये जो तुमको डाइस दिख रहा है ये एक इमेज है, ये इनिशियली एक इमेज है। मैंने क्या किया, मैंने पहले डिव बनाया, डिव के अंदर मैंने क्या सी एस एस दी है, मैंने सी एस एस दी है इसको, एक सेकंड, हाँ फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइंग आइटम, ये सब दी। और मैंने पैडिंग दी है। पैडिंग सोच रहे हो क्यों दी? पैडिंग मैं बताता हूँ क्यों दी है, पैडिंग सॉरी कह रहा हूँ, मार्जिन दी है, वो मैं भी बताऊँगा तुम लोग को। फिलहाल देखो मैंने क्या किया, ये जो 4 हमारे पार्ट हैं, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, आइटम, एंड, इनकी मदद से क्या हो रहा है कि जो फ्लेक्स हो रहा है पहली बात तो, और दूसरी बात वो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मतलब वो सेंटर पे आ रहा है, इस जगह आ रहा है, और अलाइंग आइटम एंड मतलब वो फिर पूरा जो डिव है हमारा उसके नीचे आ रहा है। तभी तुम लोग को यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा नीचे दिख रहा होगा, ये बीच में नहीं दिख रहा है, वरना अगर हम लोग यहाँ पे देखो बीच में रखते होते तो हम लोग यहाँ पे सेंटर कर देते, किसको? इसको, आइटम एंड की जगह आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक। और एम टी क्या होता है? एम टी होता है मार्जिन टॉप, ये
टेलविंड का पार्ट है। और मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाए ताकि हम लोग को हम लोग कस्टम सी एस मतलब रीडिंग दे सकें। क्योंकि देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे इसके अंदर था, हाँ यहाँ पे गए, हाँ तो देखो जैसे यहाँ पे 112 पिक्सल की मार्जिन है। अगर हम लोग यहाँ पे 111 देना चाहें तो हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें पूरे वैल्यू में वो नहीं दिख रही, 111 पिक्सल की मार्जिन नहीं दिख रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन कहते हैं इसे। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, कस्टम वैल्यूज दे देंगे। तो हमको देखो यहाँ पे होवर जैसे मैंने किया, तो यहाँ पे तुम लोग को 111 पिक्सल दिख रहा है। नॉर्मली नहीं दिखता है, इसमें दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन दी है। ये मैंने इसलिए दिया है ताकि हम लोग इसको मैं तुम लोग को पहली बात तो बता पाऊँ कि स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन क्या होती है, और दूसरी बात ये कि हम लोग इसकी मदद से अपने जो ब्लॉक है, बटन है, उसको हम लोग नीचे लाएंगे। क्योंकि इसमें जो सी एस एस दिख रहा है ये मतलब नीचे साइड आ रही है, दो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो डिव है उसके नीचे आ गई है। तो इस वजह से हम लोग मैंने ये सी एस एस यूज़ किया है। तो वापस आते हैं, और इसके अंदर मैंने नॉर्मल वही होवर करने के लिए मैंने यहाँ पे डॉट मतलब होवर कोलन लगा के यहाँ पे शैडो ग्रीन दे दी, ताकि जैसे ही कोई हम लोग इस पर होवर करें, जैसे मैं इस पर होवर करूँ तो यहाँ पे इसका कलर ग्रीन हो जाए। अभी नहीं होगा, एक सेकंड रुकना, अब होगा। तो जैसे मैं होवर किया इसका कलर ग्रीन हो गया। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं इसकी मदद से। और मैंने यहाँ पे क्या, और सब कुछ तो बिल्कुल नॉर्मली है। मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन भी लगा के रखा है, ये भी तुम लोग को बताता हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल मैंने और तो कोई सी एस एस कोई इंपॉर्टेंट दी नहीं है। और हाँ एक और चीज़, जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लोगो जावा स्क्रिप्ट की तरह यूज़ किया है। अभी मैंने एक बताता हूँ क्यों यूज़ किया। मैंने क्या किया, आते हैं यहाँ पे, मैंने एक इंपोर्ट किया। मैंने फाइल जो थी अपने कंपोनेंट का जो फोल्डर है उसके अंदर मैंने स्टोर कर दी। यहाँ पे लोगो डॉट जेपीजी दिखाता हूँ, स्टोर ओपन हो जाए। हाँ देखो ये है फाइल। वो मैंने क्या किया, मैं इसको कट करता हूँ, हाँ मैंने उसको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट लोगो फ्रॉम डॉट स्लैश लोगो डॉट जेपीजी। इसकी मदद से मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद से मैंने उसको एज अ जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे आसानी होती है काफ़ी ज़्यादा। और मैंने यहाँ पे पूरी अपनी सी एस एस और एच टी एम एल हम लोगों ने पूरी यूज़ कर ली। अब बस दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ये काउंट क्यों यूज़ किया और यहाँ पे थॉट क्यों यूज़ किया। तो अब मैं ये बताता हूँ। ये अब आते हैं हम लोग अपने रिएक्ट पार्ट पे, मतलब जो हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है उसके अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था, ऑन क्लिक फंक्शन। ऑन क्लिक फंक्शन क्या होता है, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो हम लोग को यहाँ पे देखो थोड़ी सी एस एस मिली। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सी एस एस दी है इसको, मतलब सी एस एस कह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट मैंने दी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, ऑन क्लिक फेच एडवाइस का जो फंक्शन नाम का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। तो फंक्शन क्या है, फेच एडवाइस फंक्शन एक एसिंक फंक्शन है। एसिंक फंक्शन क्या होता है, एसिंक फंक्शन होता है ये वाला, जिसमें हम लोग अवेट एसिंक अवेट लगा सकते हैं। अब एसिंक अवेट क्यों लगाते हैं, जैसे कि मान लो एक फंक्शन है, उसमें कहीं पे ऐसा हो जाएगा कि थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा कोड को, तो वो यहाँ पे रुकेगा। तो इस वजह से हम लोग एसिंक अवेट लगाएंगे। तो इसकी मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये वाला फंक्शन जो है, जैसे ये अवेट है तो यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन फंक्शन के बाहर वाली जो सारी चीज़ें हैं वो सब रन करती रहेंगी एज यूजुअली। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो रिस्पॉन्स वाला है, अगर टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही टाइम ओवर हो जाएगा अपने आप सारा कुछ रन हो जाएगा। मैं तुम लोग को अच्छे से समझाता हूँ, समझ में आएगा। मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही देखो यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन है, इस पे जैसे ही कॉल होगा फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देगा फेच एडवाइस को। फेच एडवाइस पे आए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक URL नाम के वेरिएबल में हम लोगों ने अपने API का जो वेबसाइट थे मतलब लिंक था, यहाँ से मिलेगा तुम लोग को ये वाला लिंक, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमने एक रिस्पॉन्स बनाया। रिस्पॉन्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे अवेट फेच URL करेंगे। फेच एक फंक्शन होता है जो कि अपनी API से हम लोग को वैल्यूज़ निकाल के देता है रिस्पॉन्स में। मतलब जो API हम लोग को API से डाटा मिलेगा वो हम लोग रिस्पॉन्स में पहले स्टोर करेंगे, फिर डाटा से हम लोग रिस्पॉन्स डॉट जेसन बनाएंगे जो कि हमारे डाटा पे स्टोर होगा। मतलब रिस्पॉन्स डॉट जेसन की मदद से हम लोग डेटा में वैल्यू स्टोर करेंगे, जेसन डाटा जो है वो स्टोर करेंगे, क्योंकि हमारे जो API होती है वो काफ़ी सारे टाइप के डाटा देती है। तो हम लोग यहाँ पे ये स्टोर करेंगे। और एडवाइस डेटा क्या होता है, एडवाइस डेटा हम लोग को मतलब एक वेरिएबल है, वो क्या करेगा, डेटा डॉट स्लिप डॉट एडवाइस, मतलब वो जो हमारा पूरा डेटा है उससे जो एडवाइस वाला पार्ट है वो सिर्फ निकाल के हमको एडवाइस डेटा है इसमें स्टोर करके देगा। समझे। तो मतलब यहाँ पे तो फिर मैंने क्या, सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे बनाया एक यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जो कि हम लोग पूरे फंक्शन में कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, मतलब पूरे रिएक्ट ऐप में कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक तरह से उसकी कॉपी
पूरे कोड में मिल जाती कहीं पे भी। तो हम लोगों ने क्या किया, एक यूज स्टेट को कॉल किया, तो उसके लिए हम लोग को ये इस तरीके का लिखना पड़ता है सिंटैक्स। तो ये लिखा, मैंने क्या किया, मैंने थॉट नाम का एक यूज स्टेट वेरिएबल बनाया और सेट थॉट की मदद से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं उसकी वैल्यू, वो मैं आगे यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से चेंज किया। और इनिशियली मैंने उसमें ये वाला जो डाटा है ये लिख के दिया, जैसे हम लोग अपने एपीआई को, मतलब जो हमारा जनरेटर है उसको जिस तरह जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे ये वाला डाटा मिल जाएगा। तो ये इनिशियली है, ये मैंने खुद से दिया। तो यहाँ पे अब आते हैं, और मैंने यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल भी दिया है, वो भी मैं अभी मैं बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, जैसे ही देखो यहाँ पे डाटा हम लोग को मिलेगा एडवाइस डेटा में, हमारी पूरी फिर ये डेटा डॉट स्लिप डॉट एडवाइस की मदद से एडवाइस स्टोर हो जाएगी एडवाइस डेटा पे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेट थॉट, मतलब जो हमारा फंक्शन है सेट थॉट क्या करेगा, थॉट में वैल्यूज़ को चेंज कर देगा, थॉट की जो वैल्यूज़ है उसको चेंज कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे सेट थॉट और ब्रैकेट के अंदर एडवाइस लिख देंगे, तो एक तरह से फंक्शन की मदद से थॉट की वैल्यू चेंज हो गई। तो यहाँ पे चेंज हो गई थॉट की वैल्यू, तो हर बार जब भी हम लोग क्लिक करेंगे बटन पे तो हमारे जो थॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और हम लोग थॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे अपने पी टैग के अंदर, जो कि हमारा एडवाइस का कंटेनर होगा। तो ये हो जाएगा थॉट को शो करने का। अब ये जो काउंट वाली बात है, काउंट का क्या मतलब होता है, जैसे मैं तुमको दिखाऊं, ये देखो एडवाइस स्लैश 117 ये लिखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक वेरिएबल की तरह अपने वैल्यू काउंट में स्टोर करा दिया यहाँ पे यूज स्टेट की मदद से 117। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, मैं हर बार जब भी बटन क्लिक होगी तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉल होगा, उसमें फिर हमारी एपीआई चेंज करेगी डाटा, और थॉट का जो डाटा है वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रीवियस काउंट जो हमारा पहले से ही वैल्यू यहाँ पे दी गई वो चेंज हो जाएगा किसमें, प्रीवियस काउंट +1 में। तो हम हर बार जब भी हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे हमारा जो डाटा है वो प्रीवियस काउंट का, मतलब जो हमारा काउंट का डाटा है वो हर बार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग उसको यहाँ पे शो करा देंगे एडवाइस हैश और जावास्क्रिप्ट की मदद से काउंट। तो मतलब ये पूरा हमारा कोड है, काफ़ी ज़्यादा आसान था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसको बनाने में। तो अगर मैं इसको वापस जाऊँ अपने कोड पे, मतलब जो हमारा जनरेटर है इसको हम लोग फिर से अगर रिलोड करें तो हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब मैं इस पे बटन पे जब भी क्लिक कर रहा हूँ, अभी मैंने क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे हमको ट्राई टू डू द थिंग दैट यू आर इनकेपेबल ऑफ, बात तो बिल्कुल परफेक्ट गई है, तभी मैं वेबकैम की मदद कर रहा हूँ। ठीक है, इसी बात को लाइक कर देना। और मैंने यहाँ पे दूसरा बार क्लिक करा तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर देखो इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही, पहले 117 थी, फिर 118 हुई, 119 हो गई। एवरीबडी मेक मिस्टेक्स। और फिर मैं बटन पे क्लिक करूँगा 1120 हो जाएगी, 1120 नहीं 120 हो जाएगी। तो ये देखो चेंज हो गई। इसकी मदद से मतलब हम लोग एक अच्छा लगता है देखने में कि हाँ हमारा जो एडवाइस जनरेटर है वो काउंट कर रहा है कि हम लोग कितनी एडवाइसेस अभी तक यूज़ किए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव शो कराती है हमारे जनरेटर को, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वैसे जो मैंने क्लिक किया यहाँ पे लाइफ कैन बी अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग इनसाइड योर हेड, बात तो सही कही है वैसे, बिल्कुल परफेक्ट बात कही है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसको बनाने में। तुम लोग यहाँ पे रिएक्ट ऐप का देख लेना कि किस तरह से यूज़ करा जाए, डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और एपीआई जो है हमारी ये भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, इसकी मदद से ही मैंने बनाया। और यहाँ पे टेलविंड का यूज़ कर सकते हो, टेलविंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा आसानी से हमारा सारा कोड बन के रेडी हो जाता है। देख लो मतलब ये पार्ट कितना छोटा, 42 लाइन में हमारा पूरा कोड बन के रेडी हो गया, पूरी जनरेटर, सोचो। और नहीं तो अगर हम लोग बनाने जाते हैं तो हम लोग को अलग से CSS फाइल लेनी पड़ती है, वो कम से कम नहीं भी तो 200 से 300 लाइन की होती है हमारी पूरी CSS फाइल। लेकिन हमारे टेलविंड की मदद से बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन गई। तो टेलविंड इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। बूटस्ट्रैप भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप भी आसान होता है, लेकिन वहाँ ये हो जाता है कि वो कुछ चीज़ों पे ही काफ़ी ज़्यादा सेट हो जाता है, तो हम लोग को उसको चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फिर CSS लगानी पड़ती है, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है। पर काफ़ी, लेकिन वो भी अगर हम लोग को जल्दी काम करना है तो हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। टेलविंड से ज़्यादा फास्ट फिर बूटस्ट्रैप हो जाता है मेरे हिसाब से, जब हम लोग को बहुत ही ज़्यादा जल्दी काम करना होता है, क्योंकि जैसे कभी कभार हो जाता है कि काफ़ी हम लोग को जल्दी एक कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब मैं तुम लोग को लास्ट में एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, अभी तक जो लोग देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। मैं बताता हूँ, मेरे सीनियर ने बताई थी मेरे को, फ्रंट एंड मेंटर, ये एक वेबसाइट है, काफ़ी ज़्यादा मस्त वेबसाइट है। तो तुम लोग को यहाँ पे क्या करना होता है मैं बताता हूँ। तुम लोग काफ़ी सारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट के मिल जाएंगे चैलेंजेस, मैंने भी यहीं से ही उठाया था अपना एक कोड एडवाइस जनरेटर का, दिखाता हूँ यहीं कहीं होगा। नहीं इधर नहीं था, कहाँ गया, होना तो चाहिए था।
हाँ ये देखो ये रहा एडवाइस जनरेटर एपीआई की मदद से। तो ऐसे तुम लोग यहाँ से भी काफ़ी सारे देख सकते हो। मैं भी सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से जितने भी फ्री फ्री दिख रहा है प्रोजेक्ट, हम लोग ये सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तुम लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यप गाइस, और हाँ तुम्हारे पास अगर कोई और आइडिया हो कि हम लोग और क्या क्या बना सकते हैं तो मेरे को कमेंट करके बताना। तो यप गाइस, आज वीडियो में इतना ही। अगर आपको वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और तुम्हारे पास कोई और मस्त आइडिया है तो मेरे को कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।